वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और अब एक बड़ी खबर आ रही है। देश में जाति जाति का इतना शोर है और राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। इसके समर्थन में अब संघ आ गया है। जी हां, आरएसएस की 3 दिन की चल रही समन्वय बैठक केरल में खत्म हो गई है और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सवाल पूछा गया कि संघ जातिगत जनगणना के पक्ष में है या नहीं। तो संघ की तरफ से कहा गया कि जाति हमारे देश की एक सच्चाई है, बड़ा संवेदनशील मसला है, लेकिन जाति जनगणना केवल लोगों की भलाई के लिए होनी चाहिए। कोई अगर पिछड़ी जाति है तो उसकी पहचान करके उसको लाभ देने के लिए होनी चाहिए, लेकिन इस पर चुनावी फायदे के लिए, इलेक्शनियरिंग के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जाति से जुड़े मुद्दे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जातिगत जनगणना पर आरएसएस का बड़ा क्लियर कट स्टैंड पहली बार सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इसको चुनावी मुद्दा ना बनाया जाए, इसके नाम पर राजनीति ना की जाए, लेकिन हां, अगर कोई ऐसी जाति है जो वाकई पिछड़ी हुई है और सरकार अगर उसको लाभ देना चाहती है, उसके लिए अगर उस जाति को चिन्हित करना है तो इसके लिए जातिगत जनगणना हो सकती है और आरएसएस इसके पक्ष में है। इससे उन्होंने ये भी कहा कि हम इस मुद्दे पर पहले भी बोल चुके हैं। हमारी सोसाइटी में जाति एक संवेदनशील मुद्दा है और इस पर सोच समझकर बात होनी चाहिए। RSS, we have already commented on this issue. See, as our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations. That is a very sensitive issue. So, and of course, it is an important issue of our national unity and integrity. So, it should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. So, I think as RSS think, yes, definitely for all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometimes government needs the numbers, it is a very well practiced. So government needs the numbers, it takes, earlier also it has taken, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a political tool for electioneering. And so we put the caution line for everyone. ये सुनील आम्बेडकर जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे संघ की तरफ से, उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। अवधेश जी, कुछ क्लैरिटी है इसमें या ये भी इफ एंड बट के साथ है, चुनावी मुद्दा ना बनाया जाए लेकिन हम पक्ष में हैं अगर किसी को लाभ मिलना है तो? ये बयान 7-8 बार आ गया है। अच्छा, कुछ नया नहीं है इसमें? नया नहीं है, 7-8 बार आ गया है कि अगर आवश्यकता है कि वंचितों पिछड़ों तक पहुंचाना हो तो उसको करना चाहिए, लेकिन उसका राजनीतिक उपयोग नहीं हो, क्योंकि जाति हमारे देश में जो बता रहे हैं कि देश की एकता, अखंडता, सामाजिक एकता से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए इस पर बहुत संवेदनशीलता से इस काम को किया जाए। तो इससे ये तो लग नहीं, इसका अर्थ है, मेरी बात तो सुनिए ना। हाँ। सवाल सिर्फ सीधा था, जातिगत जनगणना हो या ना हो, क्या जवाब मिला हमें इसका? नहीं, इसका जवाब ये मिला कि आरएसएस को जाति जनगणना से कोई विरोध नहीं है। ओके, स्पष्ट इसका अर्थ है कि जाति जनगणना से विरोध नहीं है, लेकिन जाति जनगणना का लक्ष्य क्या हो और क्या क्या उसका ध्यान रखा जाए ये है। तो ये अब तो सरकार, देखिए, सरकार की ओर से संकेत मिल गया है। पिछले ही दिनों आप जो गिरिराज सिंह का एक बयान सुना रहे थे, जो बोल रहे थे, तो उनका कि भाई जाति जनगणना समय पर हो जाएगा, जब राहुल जी पर वो बोल रहे थे। तो मोटा मोटी जो संकेत है कि जाति जनगणना की तैयारी सरकार के अंदर हो गई है, उसकी घोषणा होगी। अब उसका तरीका क्या अपनाया है, कैसे अपनाया है, वो अलग पक्ष है। तो अब जाति जनगणना सुनिश्चित है, इस देश में होना है। अब यह है कि जो जाति जनगणना होगी उस पर राजनीति कैसा रिएक्ट करे, उसको देश कैसे रिएक्ट करके उसमें सजगता, सतर्कता कितनी बती जाए, कितना पॉजिटिव वे में उसको देखा जाए, ये मायने है। और जातीय जनगणना से जो फिर देश में थोड़ी निगेटिविटी पैदा हो, सामाजिक तनाव पैदा हो, उससे कैसे निपटा जाए, अब इस पर विचार करने की केंद्र सरकार, मेरा अपना मत रहा है कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार ठीक है, केंद्र सरकार सेंसस कराने जा रही है। यस, देश में जनगणना होने जा रही है। आप तय मान रहे हैं कि उसमें जाति भी पूछी जाएगी? बिल्कुल पूछी जाएगी, लगभग ये तय है। एक लाइन सौरभ जी, 2011 में जब यूपीए के समय में हुआ था तब भी जाति पूछी गई थी। उस जाति के आंकड़े को यूपीए सरकार ने कहा कि हम नहीं संभाल पा रहे हैं, नहीं जारी किया। फिर इस सरकार ने कहा कि नहीं संभाल पा रहे हैं, नहीं किया। जाति गिनने से किसी को समस्या नहीं है।
हर राज्य हर समय केंद्र की जो जनगणना होती है, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस होते हैं, उसमें ये आता है। सवाल ये है कि क्या जातीय तौर पर देश में उस तरह का विभाजन हो, उस तरीके की स्थितियां हो, ये ठीक होगा क्या? ये मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल है। देखिए सीधी सी बात है, जो मांग है देश में हर आदमी की जाति पता करो, किस जाति में कितने लोग हैं, ये सबको बताओ। मांग ये सबको बताओ। विपक्ष मांग कर रहा है। अच्छा, बिहार में एक सेकंड, बिहार में जाति जनगणना हो गई, क्या हुआ इससे? बिहार से गरीबी मिट गई? सवाल वो है ही नहीं ना, क्या हुआ उसका? यही तो बात है कि देश आप में अगर देश का माहौल क्या, देश का माहौल क्या बनाया जा रहा है, सौरभ क्या जी- मांग? विषय तो यही है ना कि आप जनता को बताइए। सौरभ जी, महत्वपूर्ण बात क्या है, जब हम 47 में आजाद हुए तो हमने कहा भाई हम एक जाति विहीन समाज की तरफ हम जाएंगे। 70 साल में 75 साल में आपने जातियों को और संपुष्ट कर दिया। अब निर्णय के साथ मुझे ऐसा ये महसूस हो रहा है कि ये संघ भी मानता होगा, भारतीय जनता पार्टी भी मानती है, कांग्रेस पार्टी भी मानती है बिल्कुल कि जाति के आधार पर इस प्रकार की जनसंख्या करने का मतलब है भारत को लेबनान की तरह आग में झोंक कांग्रेस देना। मानती है सर, राहुल गांधी की सुन लीजिए, मैं सारी राजनीति है ये कह देना कि वो ऐसे ही है जैसे आप भांग खाएं और कहें कि हमको नशा नहीं आएगा। जातियों की जनगणना होगी और जाति के जनगणना के बाद जाति के आधार पर राजनीति नहीं होगी और इस देश को तोड़ने की साजिश नहीं होगी या विध्वंसक काम नहीं होगा, यह संभव नहीं है। एक खत्म कर देता हूं बात, अपनी 10 सेकंड में खत्म करूंगा। मुझे लगता है कि ये हम एक गलत दिशा में चल पड़े हैं। अब ये रुकेगा नहीं रुकेगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये रुकना चाहिए। कुछ पार्टियां जो पारिवारिक पार्टियां हैं और कांग्रेस पार्टी, ये 2019 से कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ ये प्रयोग करने की कोशिश की गई थी, वहीं से ये किया गया था। और वो इस देखिए, नरेंद्र मोदी ताकतवर तब होंगे जब हिंदू समाज संगठित होगा। नरेंद्र मोदी को दुनिया की कोई ताकत नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी ताकतवर हो, भारतीय जनता पार्टी ताकतवर हो। भारतीय जनता पार्टी को यदि खत्म करना है तो जाति के पीठ पर लेकर के आइए और यह जाति जनगणना फिर से जाति आप पीठ कह पर रहे ले राहुल जाएगा। गांधी जाति के जनगणना का राज सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए अलाप रहे, उनको पिछड़ों से कोई मतलब नहीं। कुछ भी मतलब नहीं है, कतई नहीं। और राहुल गांधी, मैं फिर कह रहा हूं, वे बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, राहुल गांधी सिर्फ वहीं तक नहीं है, उसके पीछे दुनिया की ताकतें हैं जो इस काम को अंजाम दे रही है। सुनील अंबेडकर जी जो बात कह रहे थे, उस वक्त जो हमारे हिंदी के दर्शक हैं, जो इंडिया टीवी के मूल दर्शक हैं, उनके लिए अनुवाद आ गया, तो उसके साथ एक बार फिर सुना रहा हूं आपको बात। We have already commented on this issue. See, as our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations. That is a very sensitive issue. So, and of course, it is an important issue of our national unity and integrity. So, it should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. So I think as RSS think, yes, definitely for all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometime government needs the numbers, it is a very well practiced. So government needs the numbers, it takes, earlier also it has taken, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a political tool for electioneering. And so we put with the caution line for everyone. अब संघ कह रहा है कि जाति जनगणना के बारे में जो पिछड़ी जातियां उनको अगर उनके वाकई में सरकार की योजनाओं का लाभ देना है तो अगर जरूरत है तो आप कराइए, हमको ऐतराज नहीं है। कह रहे हैं इस पर राजनीति कैसे नहीं होगी, राजनीति ही हो रही है। इसके नाम अभी हमारे यहाँ वो बयान चल रहा था, हमारे यहाँ बहस हो गई, ये राजनीति के लिए ही है। हाँ, कि आप नहीं, कि आप सरकार जो है जनगणना में जाति पूछे लेकिन ये डिस्क्लोज ना करे कि कितनी जाति में कितने नंबर है। कैसे नहीं करना पड़ेगा? 11 वाला बताइए। एक और आपको याद दिलाता हूं, चिराग पासवान का भी ताजा बयान है। चिराग पासवान ने कहा कि गणना कर लेनी चाहिए, उसके आधार पर जो पिछड़ी जातियां हैं उनको सरकार को लाभ देना चाहिए, उसको डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं। इससे शोर बंद हो जाएगा जाति जनगणना। मैं वही तो कह रहा हूं, अगर आप सोसाइटी का एम्पावरमेंट चाह रहे हैं उसमें जाति गिन के क्या करेंगे?
जाति गिनने से एम्पावरमेंट हो सकता है क्या? कतई नहीं हो सकता है, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। ये ज्यादा सेंसिटिविटी को टच करने वाला होगा, ज्यादा जिसको हम कहें कि विभाजित करने वाला होगा समाज को। एक छोटा सी टिप्पणी कर दूं, विजय जा रहा हूं। एक कंट्री का है, नाम ले लेता हूं, लेबनान का। वहां पर भी एथनिक काउंटिंग हुई थी। आपको लेबनान, तुर्की, मैं ये सब मैं याद आ रहा है। इसलिए याद दिला रहा हूं कि एक कहा जाता है कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब होता है हर कम्युनिटी का पावर शेयरिंग हो। जिसको 0.25% है उसका क्या होगा, जिसका 1% जनसंख्या है वो क्या होगा। कास्ट कंस्टिट्यूएंसी इस देश में बन रहे हैं, कास्ट बेस्ड पार्टियां खड़ी हो रही भूल रहे हैं राहुल गांधी का आने पूरा वाले statement। दिनों में ये और विध्वंस की तरफ ले राहुल गांधी जाएगा। का पूरा लक्ष्य आप भूल रहे हैं। वो कह रहे हैं जाति जनगणना, जिसकी जितनी आबादी उतना हक, मैं ये 50% आरक्षण की सीलिंग तोड़ूंगा, इसको हटाएंगे, अरे भाई, हम आरक्षण बढ़ाएंगे। सौरभ जी, मैं बार बार कहता हूं, रायबरेली सबसे ज्यादा पासी हैं, फिर ब्राह्मण हैं, तो किसी पासी को देना चाहिए था ना। वायनाड सबसे ज्यादा मुस्लिम है, किसी मुस्लिम को देना चाहिए था ना। आप उस फॉर्मूले को खुद लागू नहीं करते हैं। आपके परिवार से दो लोग अभी हैं, तीसरी प्रियंका हो जाएंगी। आप अधिकार किसी को देने को तैयार नहीं। आरएसएस ने आज जो कहा है, इससे सरकार पर जाति जनगणना का दबाव बढ़ेगा या कुछ नहीं होने नहीं, निश्चित तौर पर बढ़ेगा, बढ़ेगा, निश्चित विजय तौर जी। पर। जाहिर है, और इसलिए अब जब आरएसएस ने कह दिया तो आप राहुल गांधी को छोड़ दीजिए। अच्छा, क्योंकि राहुल गांधी को याद करेंगे तो फिर ये माहौल बनेगा कि राहुल गांधी के दबाव में सरकार ने फैसला किया, समझे। और एक बात समझिए, मैं बहुत सीरियस नोट पे बात कह रहा हूं कि जाति जनगणना को लेकर जितने हम लोग तर्क देते हैं, ये वैसा का वैसा है कि कैंसर का डायग्नोस करेंगे तो कैंसर पता पड़ जाएगा। आप डायग्नोस नहीं करेंगे तो कैंसर नहीं रहेगा। घिरे हुए हैं आप सबसे। मैं नहीं, आपसे पूछ रहा हूं कि डायग्नोस करेंगे और नहीं करेंगे तो कैंसर रहेगा कि नहीं रहेगा। कैंसर का इलाज तो डायग्नोस से होगा, कैंसर का इलाज तो डायग्नोस से होगा। बोल लेने दीजिए सर को, फिर लेकिन जवाब कैंसर जरूर का इलाज तो डायग्नोस करने से होगा ना। ये हमारी हिंदुस्तानी एक उसमें है सिस्टम में, कुछ बताइए, मैं पता कर लेंगे तो फिर कुछ हो जाएगा। अरे पता करेंगे तभी तो इलाज क्या होगा। पता चलेगा? अच्छा ये बताइए, जाति का यदि जनगणना पता पड़ रही है तो इसमें नुकसान क्या हो रहा है मुझे बताइए। लाभ क्या होगा? लाभ हो रहा है क्योंकि उनको जो भी आपका सोशियो इकोनॉमिक या जो भी काम करना है सरकार को, और आज जाति जनगणना नहीं हो रही तो भी आप कैंडिडेट बना रहे हो ना। जाति के आधार पर चुनाव लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो? सर मुझे बताइए, ये लाभ है। वैसे मुझे कहा जाता है कि विजय जी को कम बोलने का मौका दिया जाता है। नहीं, मैं वो उस पर कोई बात नहीं है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या नुकसान हो रहा है मुझे बताइए, और फिर मैं वहीं पर जाता हूँ 1990 पर। प्रैक्टिकल है ये करना, प्रैक्टिकल है, 2011 प्रैक्टिकल सब कुछ हो सकता है। 2011 वाला बता देते। ये इलॉजिकल मत कर रही है ना। लॉजिकल क्या है विजय जी? सब कुछ संभव है क्या इसमें? ना क्या कांग्रेस डिजिटल की सिस्टम सरकार ने बताया, ना बीजेपी की सरकार अरे ने बताया। आज अब आप डिजिटल कह रहे हो फिर करा लो। सिस्टम नहीं, इसमें क्या दिक्कत है मुझे बताइए। मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? हाँ। कराए सरकार, और सरकार बताएगी जो पहले कराया था वो क्यों नहीं बताते? सरकार बताएगी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि नहीं है, जाएगी कि नहीं जाएगी। और अब संघ ने कहा है तो इसलिए अब राहुल गांधी को आप पीछे छोड़ दीजिए। और इस बात से मैं समझता हूं कि संघ ने कह दिया है कि होनी चाहिए तो ये नहीं कहा, संघ ने कतई नहीं वो कह रहे हैं, संघ ने कह दिया। मैं कह रहा हूं कहा कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसका मतलब ये प्रगतिशील होने बल्कि का मैं इसको मतलब आगे समझता जाना हूं होता है या पीछे। कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एक्सक्यूज भी मिल गया है कि वो अब इस बहाने से जातिगत जनगणना पर आगे चल गया। और ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि सरकार जातीय जनगणना से नहीं बच सकती, वो करवाना ही पड़ेगा आपको। आप चाहे इस बात को माने चाहे नहीं माने। लेकिन प्रगतिशील होना मतलब आगे जाना है कि पीछे जाना? 75 साल बाद हम जाति गिन के सब कुछ तय करेंगे। अरे आप बिना पहचान के 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का कर देते हैं बिना काउंटिंग किए, और आप जाति जनगणना खत्म करा दीजिए ना। कांग्रेस साहब बोले, भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने अपनी राय संघ को बता दी थी कि हम जातिगत जनगणना पे आगे बढ़ने वाले, हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, ये संघ को बता दिया था। और मुझे लग रहा है कि आज संघ ने जरूर कहा है, लेकिन संघ अगर चाहता था संघ इससे बच सकता था। संघ का विषय नहीं है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, संघ कह सकते हैं सरकार का काम है, सरकार निर्णय ले करवाना है कि नहीं करवाना है। संघ जो जाति के खिलाफ रहा है, संघ के अंदर जातिवाद नहीं है, संघ के अंदर जाति को देख के कोई नियुक्तियां नहीं होती, संघ में सबको साथ लेकर चला जाता है, सब साथ बैठ के भोजन करते हैं। उस स्थिति में अगर संघ ये कहेगा कि तो संघ भी दबाव में आ गया क्योंकि संघ को आरक्षण विरोधी कहते हैं। अब देखिए, संघ दबाव में आया है या संघ को लगता है कि जातिगत आरक्षण जनगणना होना चाहिए, फिर सरकार निर्णय करे उसे जारी करना है कि नहीं करना है, इसके साथ आर्थिक स्थिति उनकी ऊपर नहीं होगी, ये सब अलग बात है। मुझे लग रहा है कि संघ को इससे बचना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब केवल एक शब्द एक पोल कर रहा हूं, जाति जनगणना हो कि नहीं हो अवधेश जी? नहीं, मैं इसके पक्ष में कतई नहीं हूं। ठीक है, समीर जी? होना चाहिए। रागी जी? मैं तो इसके खिलाफ ये देश को, ये देश के लिए विध्वंस की पृष्ठभूमि तैयार करेगा। मेरे ख्याल से काफी क्लियर कर मैं तो समर्थन में होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है मुझे।
नहीं, मैं तो और बस इसका कोई नुकसान नहीं होगा, ये मैं आज फिर बता देता हूँ। मैं तो बस नहीं, फायदा मैं नुकसान तो कुछ बिल्कुल नहीं होगा, देश सहमत सब नहीं बचा हूं। लेगा। लेकिन मैं तो यही कह रहा हूं कि 3 साल या 4 साल पहले की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने कहा था, हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य सामाजिक समरसता, एक कुआं, एक शमशान, एक मंदिर। तो जाति तो खत्म करनी और जो शताब्दी वर्ष के 5 लक्ष्य है उसमें सबसे महत्वपूर्ण उसमें है पहला जाति यही है, खत्म करना। सामाजिक जाति खत्म जाति खत्म करना। सामाजिक अब जाति गिनेंगे पहले फिर खत्म करेंगे। अगर गिन लेंगे तो फिर खत्म कहाँ से करें? सामाजिक फिर तो मैंने समरसता आगे तो मैं इसके सर आगे बढ़ आगे इस पर बहुत लंबी चर्चा की जरूरत पड़ेगी आगे। अब बात करेंगे हम योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ चंदौली में थे। चंदौली में बाबा कीनाराम की जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत और योगी की परिभाषा बताई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक योगी और संत कभी सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता। अब वो कह तो रहे थे संत कीनाराम जी के कार्यक्रम के लिए, लेकिन योगी जी खुद संत है, खुद योगी है, तो जाहिर है कि वो उन्होंने कहा तो उन पर भी वो उसको लागू करके देखा जाएगा। तो क्या वो अपने लिए कह रहे हैं कि मैं किसी सत्ता का गुलाम नहीं हूं? संत कीनाराम ने मुगल शासक शाहजहां को डराकर भगा दिया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संत कीनाराम ने यहीं के आदिवासी और जनजातियों को एक साथ लिया, उनके लिए कई अच्छे काम किए। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद के दौरे पर भी हैं और यहां पर वो कई और परियोजनाओं की बात करेंगे। लेकिन अभी जो हुआ, जो उन्होंने ये जो भाषण में जो बात कह दी है, इसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। पहले आपको वो सुना देते हैं। उन्होंने विदेशी आक्रांता उस समय के जो शासक थे उनको फटकार लगाई थी। यानी ये चीजें दिखाती हैं, एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा अघोराचार्य कीनाराम जी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया। अब इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट, ये कुंदरकी की सीट पर बोल रहे थे वो। 31 साल से यहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। यहां पर भी उपचुनाव होना है, जिन 10 सीटों में उपचुनाव होने वहां पर ही कुंदरकी की सीट भी है। पहले का उनका एक बयान याद कीजिए, विधानसभा में कहा था कि मैं यहां नौकरी करने के लिए नहीं आया हूं, काम करने के लिए आया हूं। और आज वो कह रहे हैं कि संत और साधु सत्ता का गुलाम नहीं होता। किससे कह रहे हैं रागी जी? मुझे तो लग रहा है वो अपने लिए ही कह रहे हैं, वो किसी और के लिए विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। और बात सही भी है, संत जो है वो सत्ता का गुलाम नहीं होता और संत सत्ता के आगे झुकता भी नहीं है। हमारे यहाँ तो परंपरा थी कि जब दुष्यंत कण्व ऋषि आश्रम तक पहुँचने गए तो आश्रम ने कहा कि अरे राजा, तुम हिरण को मार रहे हो, हिरण को मार नहीं सकते तुम, ये आश्रम का हिरण है। तो उन्होंने कहा हम कहाँ आ गए हैं, हम कण्व ऋषि के आश्रम आ गए। उन्होंने अपना धनुष बाण रखा, अपना मुकुट उतारा और धूल ललाट से लगाया और कहा कि ऋषि से कहना मैं उनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो ये तो हमारी परंपरा रही है। अब रहा कि जहां योगी आदित्यनाथ हैं, वाकई वो संत की मतलब ये नहीं है कि संत का मतलब ये है कि सिर्फ गुफाओं में बैठ करके हम ये करें। ये भी आप देखिए कि राज सत्ता का संचालन धर्मनिष्ठ हो, समाज के लिए हो, देश के लिए हो, धर्म के लिए हो, इन सब चीजों के प्रति संवेदनशील होकर के नहीं करे तो अपनी कुर्सी से कोई मोह नहीं है। मुझे नहीं लगता, उनका कहने का मतलब तो यही है। मुझे नहीं लगता कि उनको अपनी कुर्सी से मोह है। लेकिन स्वाभाविक है कि यह भी तो तय होना चाहिए ना कि एक दुष्ट यदि है, मैंने एक छोटी सी एक टिप्पणी कर दूं, कहानी कुर्सी की है बस 10 सेकंड एक टिप्पणी कर दूं। अयोध्या में मैं जब राम मंदिर बन रहा था तब अयोध्या में मैं बहुत पहले गया था, तो एक देखा साधु को कि वो जीप से चले आ रहे हैं। तो मैंने उस समय एक रामशंकर अग्निहोत्री जी थे जो विश्व हिंदू पत्रकार ही थे, विजय जी जानते हैं, और पत्रकार थे और विश्व हिंदू परिषद का ये देखते थे, जो प्रेस वगैरह देखते। तो मैंने उनसे पूछा कि बताइए अब साधु सन्यासी ऐसे, बोला यही तो राम राज्य है, तुमको क्या चाहिए कि दुष्ट लोग, अतीक अहमद लोग ऐसे ऐसे, मतलब मेरे कहने का मतलब खूंखार लोग जीप से चले और साधु लोग जो है वो पैदल चले। अरे यही तो राम राज्य है कि संत लोग। 2017 से योगी जी जब मुख्यमंत्री बन गए उस वक्त ये चर्चा बहुत हुई थी कि क्या किसी धर्म गुरु को सत्ता संचालन करना चाहिए। अब हम उस बहस से आगे निकल आए, लेकिन अब वो 2 बार कह चुके 1 महीने के अंदर मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूं। राजा जनक से बड़ा कोई योगी नहीं माना जाता है।
राजा जनक राज सत्ता का संचालन भी करते थे और योगियों में उत्कृष्ट योगी राजा जनक को माना राजर्षि जाता है। राजर्षि नहीं, योगी योगी भी उनको कहा जाता है। हर्षवर्धन जी बता दें, योगी जी को सत्ता का मोह नहीं है? नहीं, देखिए, कम से कम इधर योगी आदित्यनाथ जो बयान दे रहे हैं उसको समझना चाहिए। लोकसभा चुनाव के समय कई तरह की बातें होंगी। एक बड़ी चर्चा हम लोगों ने लंबी चर्चा की थी, कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है, अफसर किसी की सुनते नहीं है, विधायक सांसद की सुनी नहीं जाती है, टिकट किसके कहने पर बटा, टिकट किसने बांट दिया। अब योगी आदित्यनाथ लंबे समय के बाद, और उसमें उन्होंने समय लिया, वो अब सेंट्रल कमांड पर है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि संगठन के वो कभी नहीं रहे। योगी आदित्यनाथ का भारतीय जनता पार्टी के संगठन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने लोगों को चुनाव लड़ाया। आज जो राधा मोहन दास अग्रवाल हैं, ये योगी जी के बनाए विधायक थे, शिव प्रताप शुक्ला को हरवा दिया था गोरखपुर शहर की सीट पर। अब वही राधा मोहन दास अग्रवाल आज केंद्र के बहुत प्रिय हैं, वो महामंत्री हैं, उनको जगह जगह का प्रभार दिया गया है। लेकिन सवाल यहां यह है कि क्या सबसे बड़ा नेता वो संगठन से दूर रह सकता है? मुझे लगता है उसका जवाब अब योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। संगठन, सरकार, उसमें जो सबसे बड़ा होगा वही लीड करेगा, वो बात करते हुए दिख रहे हैं। नहीं, देखिए, पहले भी ये कहा गया था उनके बयान पर, और आज भी लोग यही निष्कर्ष निकालेंगे कि वो दिल्ली को सुना रहे हैं, ना तो मैं तुम्हारी नौकरी करने आया हूं, ना मुझे इसकी गुलामी है, चला जाऊंगा छोड़ के ज्यादा किया तो। इसको मैं इस तरह से तो नहीं देख सकते। यदि 3 साल पहले 4 साल बाद कहते ना, तो कह सकते थे कि बाबा एक आध दिन छोड़ के चले जाएं, लेकिन अब बाबा छोड़ के और मेरा मानना है योगी आदित्यनाथ के योगी- ऊपर तो नरेंद्र मोदी तो मतलब कभी ये संदेह रहा नहीं। नरेंद्र मोदी तो पूरी तरह से भरोसा देखिए, जताते हैं। ऐसा है कि मेरे सत्ता छोड़ना और छत्ता रखना विषय है, क्योंकि आप अगर सत्ता में आए हैं, किसी उद्देश्य से आए हैं, तो आपके मन में ये पैदा नहीं हो सकता है कि हम सत्ता छोड़ें। तो ये सत्ता को बनाए रखना अपना उद्देश्य है। उस प्रकार से आदित्यनाथ जी का एक भाषण है, पार्टी के इंटरनल स्ट्रगल को भी एक मैसेज है, ये मैसेज बाकी लोगों को भी है, ये सबको है। देखिए, संत का मतलब एक जेनेरिक टर्म है। ये संत जो है, आप हमेशा संत और साधु जो है एक जेनेरिक टर्म होता है कि हम कैसे जीते हैं। जैसे इन्होंने राजा जनक का कहा, राजा जनक ने कहा कि जनकपुर में चाहे आग लग जाए, पानी आ जाए, ठंडा हो, गर्म हो, मैं तो उससे बेअसर रहता हूं, शरीर में रहते हुए अशरीरी हूं। वो जो विदेह कहा गया जनक को, तो उस भाव से। लेकिन जब आप राजनीति में है, तो मैं ये कहूं कि उनको सत्ता का मोह नहीं होगा, मोह शब्द है, लेकिन सत्ता में अगर है, सत्ता में आए हैं, सत्ता के द्वारा काम करना है, तो एक संत के रूप में सत्ता का आदर्श स्थापित करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, वो दिखाना चाहिए। अब कीनाराम जी, देखिए, कीनाराम जी ऐसे पुरुष हैं जो अकबर के काल से औरंगजेब के काल तक रहे। ध्यान रखिए, अकबर के काल से लेके औरंगजेब के काल तक वो आदमी रहा है। उस बीच कितना दुनिया देखा होगा और कैसे, इसलिए उसके जन्म दिवस को वहां मनाना, आप सोच सकते हैं कि उस समय मुगल काल संदेश है ना जो योगी जी बोला आपने कहा, सर, उसका अर्थ है ना वहां। बिल्कुल जी, सनी जी, बिल्कुल संदेश है। थोड़ा सा ये भी तो समझिए ना, आप लोभ मोह वो वाला ना, बालू को मुट्ठी में कस के पकड़िए, चलती चली जाती है, बालू हाथ में रखिए, कहीं कोई चिंता नहीं, हमेशा रहेगी। नरेंद्र मोदी कहते रहे ना कि चिंता नहीं रही, इतने लंबे समय सर्वाइव कर रहे हैं। सभी जी, देखिए, योगी आदित्यनाथ संत योगी थे, है, लेकिन एक राजनेता भी है। अब वो नेता ज्यादा हैं, तो नेताओं के साथ सत्ता बचाने के लिए सत्ता का जो मोह रहता है, वो कुछ हद तक योगी के अंदर भी है। वो सत्ता बचाए रखने के लिए साम दाम दंड भेद जो इस्तेमाल करना पड़ता है, वो योगी जी को करना पड़ता है। तो सत्ता के मोह से योगी जी विमुख नहीं है। सत्ता बने रहे, सत्ता में बना रहूं और मेरी सत्ता बढ़े, इसके लिए योगीनाथ पूरी कोशिश करेंगे। सर, कुंदरकी से किसको सुना रहे थे? देखिए, इसका कुल मिलाकर मतलब क्या है? देखिए, ये तो ठीक ही बात है कि जब सत्ता में बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो कोई सत्ता छोड़ने के लिए तो कोई भी नहीं बैठा हुआ। और संत होने का जैसे ठीक से कि संत होकर आप किस राजनीति को कर रहे हैं वो नहीं, लेकिन इसका मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में पिछले ये चुनाव नतीजों के बाद से अभी तक जो गड़बड़ चल रही थी वो ठीक नहीं हुई है। नहीं हुई, ये ठीक नहीं हुई है, जिसकी कोशिशें लगातार हुई। अभी संघ की तरफ से भी समन्वय बैठकों में हुआ, लखनऊ की बैठकों में हुआ, दिल्ली की बैठक में हुआ, और वो डायरेक्ट चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन ये मैसेज साफ साफ है कि भाई अभी इसको ठीक करने की जरूरत है। मैं तो मान लेता हूं आपकी बात, ये नहीं मानते। नहीं, क्या बेटे, नहीं, बात तो मैं भी मान ले रहा हूं, लेकिन जो कह रहे हैं कि गड़बड़ चल रहा है वो वाला नहीं मान रहा हूं।